आखिर क्या हो गया डेली कॉलेज में? भोपाल में जिसका केस चल रहा है। ये एक दुखद घटना डेली कॉलेज में पिछले 3 महीने से हम लोग सब देख रहे हैं कि हर चीज़ में डेली कॉलेज का नाम कीचड़ में उछाला जा रहा है। फिर आखिर क्यों संविधान में जो है संशोधन की बात की जाती है? संविधान में संशोधन की आवश्यकता तो हमेशा रहती है। लेकिन संविधान में बदलाव अभी क्यों? 5 साल में क्यों नहीं हुआ? 5 साल की सत्ता थी। हम 1 साल पहले भी करते तो ये इम्प्लीमेंट अभी होते। हम 5 साल पहले भी करते तो ये इम्प्लीमेंट अभी होते। एजीएम क्यों नहीं? 4,500 जो सदस्य हैं, उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता है? ये विषय इनका ये है कि डेली कॉलेज के मेंबर्स कौन हैं। उस मेंबर का मालिकाना हक उस सोसाइटी के ऊपर होता है। क्या आने वाले बोर्ड में भी विक्रम सिंह पवार जी रहेंगे? क्या आपको फेयर इलेक्शंस के ऊपर दिक्कत है? क्या आपको ओल्ड इंडियन के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने पे दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो हम आपसे लड़ेंगे। 150 साल पुरानी संस्था डेली कॉलेज देश के प्रतिष्ठित संस्था है और देश के टॉप डे बोर्डिंग स्कूलों में जिसका नाम आता है। इन दिनों विवादों में है, काफ़ी सुर्खियों में है। इन सब के सवाल के लिए आज हम सीधे आए हैं डेली कॉलेज और हमारे साथ में बात करने के लिए है डेली कॉलेज के प्रेसिडेंट विक्रम सिंह पवार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका कीमती समय निकाला है। धन्यवाद राहुल जी। आपने मुझे ये मौका दिया कि जिस प्रकार से आपने बोला कि बहुत ही सुर्खियों में रह रहा है डेली कॉलेज, तो बहुत सारी चीज़ों के स्पष्टीकरण देने का आपने एक जो प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय नहीं बिताते हैं और सीधे सवालों पे आते हैं। जी। पहला सवाल ये कि आखिर क्या हो गया डेली कॉलेज में कि 150 साल पुराना जो डेली कॉलेज है आज विवादों में है। इंदौर फार्म एंड रजिस्ट्री सोसाइटी में है, भोपाल में जिसका केस चल रहा है और हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। क्या रीज़न है ऐसा? विवाद भी है राहुल जी, और चर्चा का विषय भी डेली कॉलेज पिछले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिछले कुछ मैं बोलूँगा 3 महीने से काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें डेली कॉलेज में चल रही हैं आज की तारीख में, और जिसमें सबसे बड़ा विषय जो ये आ रहा है कि चुनाव हमारे सर पे है। और मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि ये चुनाव का सर पे आना और बिल्कुल सामने आने से बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे तत्व जागरूक हो गए हैं जिन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा प्रण लिया है, ऐसा तय किया है कि हम डेली कॉलेज का नाम खराब करेंगे। चुनाव, डेमोक्रेसी हमारी बहुत पुरानी प्रथा है, बहुत पुराने ट्रेडिशंस हैं, और चुनाव बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन चुनाव में लड़ाई 2 कैंडिडेट्स के बीच में होनी चाहिए, 2 व्यक्ति विशेष के बीच में होनी चाहिए, 2 ऐसे लोगों के बीच में होनी चाहिए जिनके विचारधारा अलग हो, और वो लड़ें, वो एक दूसरे से अपनी विचार का इंटरैक्शन करें। लेकिन डेली कॉलेज का नाम खराब करने की आवश्यकता क्यों इन लोगों को समझ में आ रही है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। हमारे देश में भी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, तो हम बीजेपी कांग्रेस पे वार करती है, कांग्रेस बीजेपी पे वार करती है, पर कोई भारत देश का नाम खराब करने के लिए नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक दुखद घटना डेली कॉलेज में पिछले 3 महीने से हम लोग सब देख रहे हैं कि हर चीज़ में डेली कॉलेज का नाम कीचड़ में उछाला जा रहा है। तो हालांकि हम एक पॉइंट बाय पॉइंट हम सारी बातों को कवर करेंगे। मुझे ये बताइए, आपने डेमोक्रेसी की बात करी है, जी। फिर आखिर क्यों संविधान में जो है संशोधन की बात की जाती है? जी। संविधान में संशोधन की आवश्यकता तो हमेशा रहती है। संविधान, आज आप देखेंगे देश का संविधान भी समय समय पे बदला जाता है, उसमें प्रोग्रेसिव चीज़ें जोड़ी जाती हैं। नए समय के साथ, नई तकनीक के साथ, नए विचारों के साथ में नई नई चीज़ों को, प्रोग्रेसिव चीज़ों को संविधान में बदला जाता है, ऐड किया जाता है। तो इस बार भी जो हम संवैधानिक बदलाव कर रहे हैं वो इसी सोच से कर रहे हैं कि हमारा जो 150 वर्षों पुराना जो संविधान था उसको भी समय समय पे लोगों ने बदला था, और आज भी हमें बहुत सारे मुद्दों पे उसे बदलने की आवश्यकता लग रही है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे सारे संवैधानिक चेंजेस प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, डेली कॉलेज के हित में हैं, और इनको हम पारित करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है
कि डेली कॉलेज को हमको और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत बहुत मदद मिलेगी। आपने डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन संविधान में बदलाव अभी क्यों? 5 साल में क्यों नहीं हुआ? 5 साल की सत्ता थी और जब आपका 1 माह का समय जब बचा है, उसी समय संविधान में बदलाव एक क्वेश्चन मार्क उठा देता है। नहीं, ज़रूर ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठा सकता है, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। और हमारा इरादा भी यही था कि हम हमारे टर्म एंड में के समय पे जाके ये संवैधानिक चेंज करें। उसके पीछे की मैं आपको वजह बताना चाहूँगा। बहुत सारे संवैधानिक बदलाव हम जो करने जा रहे हैं, वो एक तो चुनाव की दृष्टिकोण से करने जा रहे हैं। आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, चुनाव के बाद का कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड किस प्रकार से रहेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो अगर हम मिड टर्म में करते ये चेंजेस, तो हमको आखिरी टर्म तक रुकना पड़ता, क्योंकि जब चुनाव होते, नया टर्म चालू होता, तभी से ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इम्प्लीमेंट हो सकते। हम 1 साल पहले भी करते तो ये इम्प्लीमेंट अभी होते, हम 5 साल पहले भी करते तो ये इम्प्लीमेंट अभी होते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब इम्प्लीमेंट करना है तभी हम उसको चेंज करें। बहुत ज़्यादा इसका हम लोग क्योंकि डेली कॉलेज एक शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इसकी पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब हम कर रहे हैं, जब हम उसको चेंज करेंगे और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो ये समय जो हम लोगों ने तय करा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह हमारी ये है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अभी एक बड़ा सवाल उठता है एजीएम को लेके कि एजीएम क्यों नहीं बुलाते हैं? बस 9 लोग की जो बोर्ड की टीम है वो बैठते हैं, फैसले पारित कर देते हैं। एजीएम क्यों नहीं? 4,500 जो सदस्य हैं उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाता है? ये हर बार सवाल आता है और बहुत चर्चा का विषय रहता है ये। बहुत प्रमुख सवाल पूछा है आपने राहुल जी, और बहुत क्लैरिटी से अगर आप मुझे समय दें तो मैं इसको विस्तार में आपको बिल्कुल, समझाना बिल्कुल, चाहूँगा। 100%। एजीएम का ये जो विषय चल रहा है, ये विषय इनका ये है कि डेली कॉलेज के मेंबर्स कौन हैं। ठीक है। डेली कॉलेज के मेंबर्स, कोई भी एक सोसाइटी का मेंबर मतलब उस मेंबर का मालिकाना हक उस सोसाइटी के ऊपर होता है। उस मेंबर का मालिकाना हक उसके पूरे जीवन काल तक उस सोसाइटी के ऊपर होता है, और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष का मालिकाना हक उसके बाद में उनके वंशजों तक भी रहता है। अब डेली कॉलेज 150 साल पुरानी संस्था है। उस समय जिन 55 राजघरानों ने इसको फाउंड किया था, इसके फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने भी डेली कॉलेज के ऊपर कभी कोई मालिकाना हक नहीं जताया। उन्होंने उस समय 150 साल पहले जो संविधान बनाया था, वो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बनाया था कि डेली कॉलेज एक पब्लिक सर्विस की संस्था हमेशा से बनी रहे। इस पे कोई ओनरशिप राइट क्रिएट नहीं कर सके, इसके ऊपर कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सके, इसके ऊपर कोई डिक्टेटरशिप क्रिएट नहीं कर सके। ये उन लोगों ने 150 साल पहले सोच रखी थी, और वही सोच रखते हुए उन्होंने कहा था, और हमारे संविधान में लिखा है, जो हमको सोसाइटी एक्ट अलाउ करता है, हमारे पास पूरा उसके लीगल प्रेसिडेंट पूरे कंप्लीट हैं, कि इसके सोसाइटी मेंबर्स केवल इनके बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, जिनका पूरे जीवन काल का नहीं, उनके वंशज का नहीं, केवल 5 वर्षों का कार्यकाल रहेगा, जब वो ये 9 मेंबर्स इस सोसाइटी के मेंबर्स रहेंगे। ठीक है। इस सोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। अब मैं इसके ऊपर एक कदम और आगे चल के मैं बोलना चाहूँगा कि 4,000 5,000 की एक आपने अभी संख्या बताई मुझे, जो कि एक्चुअली में 6,000 समथिंग के ऊपर की संख्या है। ठीक है। ये कुछ सामने वाले कुछ लोग हैं, सामने के पक्ष वाले कुछ लोग हैं, जो डेली कॉलेज के 6,000 समथिंग ओनर्स क्रिएट करना चाहते हैं, 6,000 लोगों का मालिकाना हक क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। नियम, कानून, लॉ हमारे साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि हम सारे जस्टिस सिस्टम में, सारे कोर्ट्स में, सारे लीगल प्रोसीडिंग्स में हमारी विजय होगी, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये सामने वाले लोगों का जो न्यूसेंस क्रिएट करने का जो इनकी जो
इंटेंशन है, इनका जो सोच है, वो ये करना चाहते हैं कि ये ओल्ड एलियंस को हमारे डेली कॉलेज का मेंबर बनाना चाहते हैं। चलिए यहाँ तक भी चीज़ दो समझ अलग में अलग आती संस्था है क्या ये? जी, तो यहाँ तक भी चीज़ चलिए ठीक है। अब मैं एक कदम और आगे आपको चल के बताना चाहूँगा कि 2 सोसाइटीज़ हैं। अच्छा। सबसे पहली सोसाइटी है डेली कॉलेज सोसाइटी, जिसमें हमारा डेली कॉलेज का पूरा काम, डेली कॉलेज का पूरा ऑपरेशन, मैनेजमेंट सारी चीज़ उस सोसाइटी में होती है। और एक सेकंड सोसाइटी है जिसको ओडीए ओल्ड डेलियन एसोसिएशन कहा जाता है, वो हमारे एलुमनाई मेंबर्स की सोसाइटी है। तो अब उस एलुमनाई मेंबर की सोसाइटी में हर वर्ष हमारे यहाँ से जो पास आउट होके बच्चे जाते हैं, वो उस सोसाइटी के मेंबर्स बनते जाते हैं और वहाँ के मेंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। अब इन लोगों का ये दावा है कि एक जो दूसरी लीगल एंटिटी है, उसके मेंबर्स डेली कॉलेज जो दूसरी लीगल एंटिटी है, उसके ऑटोमेटिक मेंबर्स बनने चाहिए। अब आप मुझे बताएं राहुल जी, कोई भी स्कूल उठा लें आप, डेली कॉलेज के अलावा हम सरकारी स्कूल उठा लें, प्राइवेट स्कूल्स उठा लें, पब्लिक स्कूल्स उठा लें, इंटरनेशनल स्कूल्स उठा लें। एक बच्चा जब तक एक स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तब तक वो फीस दे रहा है वहाँ, तब तक उसका अधिकार है, उस स्कूल के साथ में एक संबंध है। लेकिन जब बच्चा पास आउट होके जाता है, तब क्या वो डिक्टेट कर सकता है कि स्कूल के मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, स्कूल के ऑपरेशंस में क्या होना चाहिए, स्कूल के फाइनेंशियल स्थिति में क्या होना चाहिए? ये तो ओल्ड एलियन का कहीं भी कोई लोकस, कोई अथॉरिटी ही स्टैंड नहीं करती कि वो डिमांड कर सकें कि वो डेली कॉलेज के ओनर्स बन सकें। ये लीगली पॉसिबल नहीं है, एथिकली पॉसिबल नहीं है, मॉरली पॉसिबल नहीं है। ये किसी भी एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ओल्ड एलियंस हैं। मैं एक चीज़ आपको आपके चैनल से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा ओल्ड एलियन के एसोसिएशन के खिलाफ कुछ नहीं है। ओल्ड एलियन एसोसिएशन डेली कॉलेज की, इस देश की सबसे प्रेस्टीजियस, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कंट्रीब्यूटरी एसोसिएशन है। डेली कॉलेज एसोसिएशन के सारे मेंबर्स का एक इमोशनल कनेक्ट जो डेली कॉलेज के साथ है, वो आज भी बहुत अच्छी तरीके से जीवित है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमें डेली कॉलेज को जब भी उनकी आवश्यकता पड़ती है, जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, डेली कॉलेज की ये 6000 ओल्ड एलियंस, बुरा समय हो, अच्छा समय हो, कठिन समय हो, कंधे से कंधा मिला के ये हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो मेरा इनके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये जो सारे आरोप लगा रहा हूँ, ये गिने चुने कुछ ओल्ड एलियंस हैं जिनकी मंशा सही नहीं है, जिनकी मंशा जिनके 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 दिल में डेली कॉलेज के विकास के प्रति, डेली कॉलेज के अचीवमेंट्स के प्रति सही विचार नहीं है। और ये ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये गिने चुने कुछ इतने लोग होंगे कि मैं अपनी दोनों हाथों की उंगलियों पे गिन सकूं इन्हें। 6000 लोग ओल्ड एलियंस में से ये कुछ मुश्किल से 7, 8, 9 लोग हैं जिन लोगों का ये मानना है कि डेली कॉलेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है, डेली कॉलेज की प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज करना है, डेली कॉलेज की प्रॉब्लम्स को इन्हें प्रचार करना है, इनको पब्लिसाइज करना है, इन्हें पूरी दुनिया में बताना है कि डेली कॉलेज में ये प्रॉब्लम्स हैं। और जो कि हकीकत में प्रॉब्लम्स हैं भी नहीं राहुल जी। अगर प्रॉब्लम्स होती तो आज मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में आपके साथ में बैठ के ये डिबेट नहीं कर सकता होता। मैं कहीं ना कहीं आपके इन सवालों से छुप रहा होता। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। तो अपन एक एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करें। और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास डेली कॉलेज के पूरे स्टाफ का सपोर्ट है, मेरे पास डेली कॉलेज के पूरे बोर्ड का सपोर्ट है, मेरे पास प्रिंसिपल मैम का सपोर्ट है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आज इसीलिए सारे क्वेश्चंस को मैं हर चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ और उनको आंसर कर रहा हूँ। कुल मिला के ये कह सकते जो हमारा बोर्ड है 9 लोगों का, वो सीधे संपर्क में है सभी जो से ऑल एलियंस का जो सा एक कमेटी है, संस्था है उनके। बिल्कुल। हमारे ईयरली रियूनियंस होते हैं।
अभी हम लोग दुबई गए थे, दुबई में हमारा बहुत शानदार ओल्ड एलियंस का रियूनियन हुआ था, उसमें हम सब बोर्ड मेंबर्स गए थे। हमने जयपुर में किया, दिल्ली में किया, उदयपुर में किया। हमारे अलग-अलग चैप्टर्स जो ओल्ड एलियंस के हैं, कुछ देश में हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सिटीज़ में और उस देशों में हैं, उनके साथ हमारी कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो इंटरैक्शन पूरा है, कोऑपरेशन पूरा है, सपोर्ट पूरा है। इन संबंधों में कहीं पे भी कोई गिरावट नहीं आई है। जी। अच्छा, जो बोर्ड है वो एकेडमिक के डिसीजन भी बोर्ड लेता है? एकेडमिक पॉलिसी डिसीजंस पॉलिसी भी, हाँ, बोर्ड लेता है। लेकिन अभी अभी कुछ समय से ये हो रहा है कि दिल्ली कॉलेज की जो सी रैंकिंग है वो गिरी है। सामने वालों का आरोप ज़रूर सही है, आप बोल रहे हैं, लेकिन इसके काउंटर में भी मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन वर्ल्ड के रैंकिंग में हम आईवी स्कूल की रैंकिंग में आज हम टॉप पे आ गए हैं। मैं उसको भी विस्तार में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आईवी कॉलेजेस के बारे में तो आपने सुना होगा, बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध कॉलेजेस को एक आईवी लीग कॉलेजेस के ब्रैकेट में उन्होंने डाल दिया है। वैसे ही एक आईवी स्कूल का ब्रैकेट क्रिएट हुआ है, जिसमें देश के 7 प्रसिद्ध स्कूलों को लिया गया है, जिसमें दिल्ली कॉलेज भी एक है। दिल्ली कॉलेज आज की तारीख में अगर हम एकेडमिक पे भी अगर मैं बात करना चाहूँ, तो दिल्ली कॉलेज आज की तारीख में एकेडमिक की चरम सीमा पे है। हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजल्ट्स देने में दिल्ली कॉलेज एकेडमिक्स में दे रहा है, स्पोर्ट्स में दे रहा है। आप चाहें तो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके आंसर करने के लिए तैयार हूँ। अभी क्या रैंकिंग मिली है? आज दिल्ली कॉलेज फर्स्ट रैंकिंग पे। ये देखिए, आईवी स्कूल में जहाँ तक मेरी समझ है रैंकिंग ख़त्म हो जाती है 7 स्कूलों को, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा इंदौर का। इंदौर पिछले 7 नहीं अपन क्लेanलीनेस में पिछले कितने साल से 7 साल से अपन रैंक्ड 1 है वर्ल्ड में। लेकिन फिर मोदी जी और सरकार ने डिसाइड किया कि जब तक इंदौर रहेगा तब तक दूसरे सिटीज़ फर्स्ट पे कैसे आ पाएंगी। तो उन्होंने फिर इंदौर को निकाल के एक अलग ब्रैकेट में डाला कि अब आप मार्गदर्शन करिए दूसरे सिटीज़ को और अब दूसरी सिटीज़ को नंबर 1 आने का मौका दीजिए। तो वैसे ही हम पिछले 4 सालों से तो नंबर 1 पे चल ही रहे थे। अब हमें वैसे ही दिल्ली कॉलेज को निकाल के उन्होंने एक आईवी स्कूल के ब्रैकेट में डाला है, ताकि दूसरे स्कूल्स को मौका मिल सके कि वो फर्स्ट रैंकिंग के लिए compete कर सके। तो आज हम उस रैंकिंग से भी बाहर निकल के, ऊपर निकल के एक आईवी स्कूल के ब्रैकेट में जाके बैठे हैं। तो वो थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करना हमें मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअलिटी यही है। और मैं कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि ये तो लंबी लिस्ट है। नहीं, मुझे पिछले 3 महीनों से काफ़ी आरोपों का सामना करना पड़ा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये किसकी रैंकिंग है, किसकी रैंकिंग के बलबूते पे आप ये सारी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं। तो मैं उसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि एजुकेशन वर्ल्ड, जो एजुकेशन वर्ल्ड मतलब इंस्टीट्यूशन के जगत में एजुकेशन के जगत में एक प्रसिद्ध सर्वे कंपनी है। जैसे फोर्ब्स इंडस्ट्रियलिस्ट को रैंक करता है, वैसे ही एजुकेशन वर्ल्ड सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आज से नहीं कई सालों से रैंक करता आ रहा है। और इनकी जो सर्वे एजेंसी जिनको ये आउटसोर्स करते हैं, वो KPMG कंपनी है। KPMG जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, उनके माध्यम से ये पूरा सर्वे और ये पूरा का पूरा आकलन निकाला जाता है। तो ये भी चीज़ मैं सब लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। एकेडमी की बात हो रही है जी। अब बात आते हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैडम पे। जी। डॉक्टर बिंद्रा मैडम जो है, उनको लेकर काफ़ी मनमानी का आरोप लगते हैं। कहते हैं कि हर बार में हर चीज़ में मैडम की मनमानी रहती है, पहला। दूसरा ये कि मैडम ज़्यादातर तो ट्रैवलिंग करते हैं, उनका ज़्यादातर जो बजट है वो ट्रैवलिंग में चले जाता है। कितना सही है, क्या मानते हैं? पहला सवाल जो आपने मनमानी के ऊपर पूछा, उसके ऊपर मैं केवल बहुत संक्षिप्त में एक ही जवाब देना चाहूँगा। दिल्ली कॉलेज को
150 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुँ, अवसर मिला है कि एक महिला प्रिंसिपल हमारी प्रिंसिपल बनी। हुँ, हुँ, और जब से उन्होंने स्कूल सँभाला है, हुँ, स्कूल के सभी बच्चे प्रिंसिपल मैम को प्रिंसिपल मैम के रूप में नहीं देखते हैं, हुँ, एक माँ के रूप में देखते हैं। हुँ, एक अपने घर से बाहर हुँ, एक सुरक्षा देने वाली, मार्गदर्शन देने वाली, नर्चर करने वाली, आत्मीयता से, दिल से, प्यार से परवरिश देने वाली एक माँ के रूप से सब लोग देखते आए हैं। आप पेरेंट्स से पूछें, बच्चों से पूछें, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स मेरे नहीं हैं, हुँ, हुँ, उनके हैं। ठीक है। तो मनमानी के विषय को तो मैं 100% नकारना चाहूँगा कि ये हुँ, आरोप जिसने भी लगाया है, ये शत प्रतिशत गलत है। हुँ, और दूसरा विषय जो आपने बात करा है कि उनका इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, मैं ऐड करना चाहूँगा उनका डोमेस्टिक ट्रैवल भी होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी होता है, लेकिन सारे ट्रैवल्स उनके जो होते हैं वो बोर्ड अप्रूव्ड ट्रैवल्स होते हैं। वो सारे ट्रैवल्स कोई पर्सनल रीज़न से नहीं होते हैं, वो डेली कॉलेज के ऑफ़िशियल बिज़नेस से होते हैं। डेली कॉलेज कहीं न कहीं मेरी जानकारी जहाँ तक सही है 7-8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से मैं जुड़ा हुआ है। ओके। उनका मेंबर है, उनका हुँ, सदस्य है। हुँ, हुँ, और इनके जैसे राउंड स्क्वायर हो गया, G20 हो गया, ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारे बच्चों के पार्टिसिपेशंस होते हैं, टीचर्स के पार्टिसिपेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स के पार्टिसिपेशंस होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ आते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक कामों के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। ठीक। उनका जाना तय है, परमिशन के साथ में, फुल्ली बोर्ड अप्रूवल के साथ में वो जाती हैं। और वो कोई पहली प्रिंसिपल नहीं है जो ये करती हैं। हुँ, इससे पहले भी हमारे जो सारे प्रिंसिपल्स रहे हैं, उनके भी इंटरनेशनल ट्रैवल्स रहे हैं, इतने ही रहे हैं, कहीं तो ज़्यादा भी रहे हैं। हुँ। तो ये हुआ है, होता है, आगे भी होगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें गलत कुछ नहीं है। बोर्ड मीटिंग की बात हुई है कि बोर्ड मीटिंग में सारे फैसले लिए जाते हैं। एक और आरोप लगता है कि करोड़ों का जोन-सा बजट जोन-सा है, 9 लोग एक कमरे में तय करते हैं और उस पे पूरा काम होता है। तो करोड़ों का बजट कहाँ से आता है और कहाँ-कहाँ खर्च होता है, ये किसी को जानकारी नहीं रहती है। देखिए, इसकी जानकारी सारे बोर्ड मेंबर्स को रहती है। हुँ, और अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये भी एक बोर्ड मेंबर ही है। ठीक तो है। ये बोलना कि उनको जानकारी नहीं रहती, ये कहीं न कहीं गलत है। हुँ, दूसरा, आपने ये सवाल पूछा है तो मुझे भी स्पष्टीकरण देने का एक आपने अच्छा अवसर दिया। मैं बताना चाहूँगा, पिछले 3 वर्षों में हुँ, मेरे मेरे बोर्ड के कार्यकाल में, प्रिंसिपल मैम के कार्यकाल में, हम लोगों ने बहुत बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लिया है। मैं एक तरफ से अगर चालू करूँ तो हमने सबसे पहले 3 साल पहले चालू किया था हमारे दोनों अशोक हाउस, विक्रम हाउस का रेनोवेशन, एयर ठीक है। कंडीशन पूरा रूम्स, डॉर्मेट्रीज़ का रेनोवेशन, 2 सीनियर हाउसेस के हुँ, रेनोवेशन हुँ, करे हमने। हम लोगों ने स्क्वॉश कोर्ट्स को एयर कंडीशन्ड करा। हुँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने एस्ट्रो टफ हॉकी ग्राउंड इंस्टॉल करने का निर्णय लिया, जो कि लगभग 90% कंप्लीशन पे काम आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिक स्कूल में एस्ट्रो टफ हॉकी ग्राउंड होगा। हुँ, हम लोगों ने 8 बास्केटबॉल कोच को इंटरनेशनल लेवल सिंथेटिक कोच बनाने का काम करा है, वो भी लगभग समापन की ओर है। हमने पूरा एथलेटिक्स ग्राउंड को सिंथेटिक ओलंपिक लेवल का ग्राउंड बनाने का काम किया है, वो भी कोई पब्लिक स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों ने हमारे 2 स्विमिंग पूल्स हैं हुँ, राहुल जी, जिनको हम लोगों ने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाने का भी काम करा है, हुँ, जिसमें बच्चे ठंड में भी प्रैक्टिस कर पाएँ। हुँ, इसके अलावा हम लोगों ने हमारे क्लासरूम्स को रेनोवेट करा है, हुँ, क्लासरूम्स को एयर कंडीशन्ड करा है, क्लासरूम्स को एआई बेस्ड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स हमारे पूरे 100% कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे हम लोगों ने बड़वानी हाउस, हमारा एक बहुत पुराना बड़वानी हाउस और सीतामाँ हाउस हुआ करता था, हुँ, हुँ, उसको कंप्लीट उसका रेनोवेशन करके रिफर्बिशमेंट करा है। ये तो मैंने आपको प्रमुख प्रमुख बड़े-बड़े कार्य आपको बताए हैं। ऑडिटोरियम का हम लोगों ने पूरा रेनोवेशन करा है। हुँ, तो
काफ़ी चीज़ें तो शायद मेरे बोलने में भी मिस हो रही होगी, पर लगभग जहाँ तक मुझे आइडिया है, हम लोगों ने 22 से 25 नए बड़े स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, को करिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने इन्वेस्ट करा है। स्कूल के बच्चों का के फ्यूचर पे हम लोगों ने इन्वेस्ट करा है। तो हमारे हम पहले लोगों का सवाल और एक्विजिशन आता था कि पैसे कहाँ हैं। फिर जब हमने बताया कि हमारे पास पैसे हैं, तो लोगों का सवाल आया कि ये पैसे खर्चा कहाँ कर रहे हो। अब हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। डेली कॉलेज की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है। पिछले 3 वर्षों में उसको बहुत 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 सुधार उसका हम लोगों ने किया है। हमारे रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, हमारे एनुअल सरप्लसेस बढ़े हैं, हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं। हमारे पास अगर पैसा बढ़ रहा है तो हमें वापस से डेली कॉलेज में ही इन्वेस्ट करना है, और वो हम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक पिक्चर दी है। बाकी इसकी डिटेल्ड वर्जन हमारे बहुत सारे न्यूज़लेटर्स और हमारी कुछ किताबें हैं, हमारे सालाना एनुअल मैगज़ीन्स निकलती हैं, उसमें इनकी सारी पूरी डिटेल्स हम लोग सबको बताते हैं। तो भले ही 9 लोग डिसाइड ज़रूर कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये क्लोज रूम डिसीजंस नहीं हैं, ये पब्लिक डिसीजंस हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने है। जिसे भी इस चीज़ की जानकारी लेनी है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ डेली कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आएँ। अगर आप ओल्ड एलियंस हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप ये नहीं भी हैं, तो भी ये सारी की सारी जानकारी आपको फ्रीली उपलब्ध की जा सकती है। अब हम आते हैं एकेडमिक में। एकेडमिक को भी लेके भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, एकेडमिक में पीछे हो रहे हैं। सरप्राइजिंग राहुल जी कि एकेडमिक्स को लेके भी इन गिने चुने लोगों ने विषय को नहीं छोड़ा। एकेडमिक्स तो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में तो हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। और मैं दोहराना चाहूँगा, एकेडमिक्स के सारी उपलब्धि न मेरी है, न बोर्ड मेंबर्स की है, वो पूरी की पूरी प्रिंसिपल डॉक्टर गुरमीत बिंद्रा मैम की है। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने इस प्रकार की एकेडमिक डिसीजंस और पॉलिसीज़ लागू करी है कि आज हम लोगों ने 4 वर्ल्ड टॉपर्स कैम्ब्रिज में निकाले हैं, 2 कंट्री टॉपर्स हम लोगों ने कैम्ब्रिज में निकाले हैं। कैम्ब्रिज में हम लोगों ने बैच एवरेज सुधारा है, हम लोगों ने सीबीएसई का हमारा बैच एवरेज सुधारा है। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। हमारे कैम्ब्रिज में जो वर्ल्ड टॉपर्स रहे हैं, सिया, प्रखर अग्रवाल, गीतिका लाठी, रिशान भाटिया, ये 4 लोगों ने तो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल लेके टॉपर्स के रूप में अचीवमेंट्स दी है। हमारे कंट्री टॉपर्स सारा लुनावत, महिका वत्स, ये हमारे देश के टॉपर्स के रूप में उभर के आए हैं। हमारा कैम्ब्रिज बोर्ड जो 3 वर्ष पहले हमारा बैच एवरेज हुआ करता था 76%, वो आज 81% पे आ गया है। और सीबीएसई बोर्ड का जो बैच एवरेज 77% होता था, आज वो 82% पे आ गया है। बैच एवरेज, अक्यूमुलेटिव पूरे बैच का स्कोर बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसका मैं पूरा का पूरा श्रेय हमारी प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगा। फिर घूम के आता हूँ मैं चुनाव पे। आखिर क्यों चुनाव की तारीखें बढ़ाई जाती है जी, क्या रीज़न है? बोर्ड का संवैधानिक अधिकार है कि टर्म ख़त्म होने के बाद वो टर्म को 6 महीने तक और आगे बढ़ा सकते हैं। इस अधिकार का उपयोग हमने किया है अभी, इससे पहले 5 साल पहले वाली बोर्ड ने भी किया था, उससे पहले वाली 5 साल वाली बोर्ड ने भी किया था, और जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले 4 टर्म से इस अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो भी डेली कॉलेज की पॉलिटिक्स से वेल नोन है और वर्स्ट है, जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि इस अधिकार का उपयोग करते हैं। अब इस अधिकार का उपयोग करने के पीछे वजह होनी चाहिए, कुछ रीज़न होना चाहिए, तो वो रीज़न मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहूँगा। देखिए, पिछली बार हमेशा से चुनाव होते हैं समर वेकेशन
के समय पे। बिल्कुल ठीक है। समर बच्चों की छुट्टियाँ वेकेशन में रहती है हमको समय पे। छुट्टी मिल जाती है, स्टाफ हॉलिडे पे, स्टाफ भी फ्री रहते हैं, फ्री रहता बच्चे है। कॉलेज में स्कूल में नहीं रहते हैं, और हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया जो 2-3 महीने की होती है, वो हम बहुत अच्छी तरीके से उस समय पे इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पर 5 साल पहले क्या हुआ था कि समर्स में कोरोना के कारण हमने कोविड उसको, 2020 कोविड के कारण के समथिंग। उसको 6 महीने हमने बढ़ा के दिसंबर में कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। तो इस बार उस हिसाब से दिसंबर में 12 आ गया। दिसंबर 2025 आ गया इस बार। इस बार दिसंबर में आ गया। अब दिसंबर में हमारे बच्चों के मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स होते हैं। दिसंबर में हमारे एनुअल प्राइज़ गिविंग्स होते हैं। जनवरी फरवरी में हमारे बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम्स चालू हो जाती है। तो कहीं न कहीं दिसंबर, जनवरी, फरवरी बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए स्कूल बिल्कुल अपने पीक वर्किंग में बिज़ी रहता है। तो इस दौरान डेली कॉलेज में चुनाव करवाना और बच्चों की प्रोग्रेस और बच्चों के चुनाव प्रोसेस को हैम्पर करना तो कहीं न कहीं सही नहीं है। इस कारण से पूरे बोर्ड ने संयुक्त रूप से ये डिसाइड किया है कि अभी हम लोगों ने 4 महीने का उसका कार्यकाल बढ़ाया है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बोर्ड अधिकार, संविधान अधिकार देता है। उसी अधिकार का पालन करके हमने इसको आगे बढ़ाया है। चुनाव को नहीं करना या चुनाव को बढ़ाना हमारी मंशा नहीं है। चुनाव हमारे देश की, डेली कॉलेज की ये चुनाव प्रक्रिया हमारी शान है, हमारी मान है, और इस प्रक्रिया को फॉलो करने का हमारा पूरा इरादा है। और जो भी आरोप हमारे ऊपर ये लगा रहे हैं, चुनाव होंगे, व्यवस्थित से होंगे, बहुत अच्छी प्रक्रिया, पूरे पूरे नियम कानून का पालन करते हुए होंगे। इस चीज़ का मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन और गारंटी देना मतलब चाहूँगा। हम देख सकते हैं कि अप्रैल में अब चुनाव हो सकते हैं। कभी भी हो सकते हैं। मतलब अब हम लोगों ने टर्म आगे बढ़ाया है, लेकिन अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे। अच्छा, एक पर्सनल सवाल ये है, जी। क्या आने वाले बोर्ड में भी विक्रम सिंह पवार जी रहेंगे? ये डिसीजन मेरा नहीं रहेगा, मेरी पूरी टीम का रहेगा, मेरे बोर्ड मेंबर्स का रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि डेली कॉलेज में चुनाव कोई एक कैटेगरी से नहीं होते हैं। डेली कॉलेज का बोर्ड बनता है 5 अलग-अलग कैटेगरीज से। उसमें पेरेंट्स भी रहते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनीज़ भी रहते हैं, उसमें ओल्ड डोनर्स, न्यू डोनर्स, ओल्ड एलियन, सब रहते हैं। तो जो मेरे बोर्ड, जो मेरी टीम और मेरे जो मार्गदर्शक गण हैं, ये लोग जैसा डिसाइड करेंगे वैसा डिसीजन आगे लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो संविधान में जो चेंजेस की बात की जाती है, तो जी। इसको एक बार क्लियर कीजिए ना, क्या चेंजेस का किया जाना है इसमें बिल्कुल, और क्या बिल्कुल। उसको बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल, डेली बिल्कुल। कॉलेज बोर्ड एक्चुअली को? बहुत अटकलें चल रही हैं और लोगों के स्पेकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इसको लेके, और मैं आपको चारों पॉइंट्स बताना चाहूँगा, जिन 4 पॉइंट्स पे हम लोग संविधान बदल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्ट क्लॉज़। हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज़ होता है, और उस सोसाइटी के ऑब्जेक्ट उसमें डिसाइड होते हैं। तो उसमें हमारे जो ऑपरेशन करने की जो सीमा है, हमारे काम करने का जो दायरा है, वो क्योंकि बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो वो वहाँ एक डोमेस्टिक वर्ड यूज्ड है कि हम सारे ऑपरेशंस डोमेस्टिकली ही कर सकते हैं, इंडिया में ही कर सकते हैं। तो हम उस डोमेस्टिक वर्ड के साथ में एक इंटरनेशनल वर्ड भी ऐड करना चाह रहे हैं, ताकि क्योंकि हमारी डीलिंग्स आउट ऑफ इंडिया भी चलती है, हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स, बच्चे जाते हैं, तो हम हमारे ऑब्जेक्ट चेंज को अपग्रेड करना चाह रहे हैं फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, डेली कॉलेज में ओल्ड एलियंस का सपोर्ट बहुत रहता है। डेली कॉलेज में ओल्ड एलियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है। आज की तारीख में ओल्ड एलियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम उस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा ओल्ड एलियंस बोर्ड में रहें, ज़्यादा ओल्ड एलियंस डेली कॉलेज की वर्किंग में रहें, एडवाइजरी कैपेसिटीज़ में रहें, हमको गाइड करने के दृष्टिकोण से भी रहे। तो हम कहीं ना कहीं ओल्ड एलियंस का, हमारे एलुमनाई का इन्वॉल्वमेंट और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। बिल्कुल ठीक।
थर्ड पॉइंट जो हमारा है, हमारी चुनावी प्रक्रिया जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अपग्रेड करनी है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण के तौर से चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज हमारे इलेक्शन ऑफिसर जो सरकार देते हैं वो कहीं ना कहीं एक एसडीएम अपर कलेक्टर कैडर के व्यक्ति होते हैं। हमारी मांग है कि हमको रिटायर्ड हाई कोर्ट, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स रहे, जिनका लीगल तजुर्बा ज़्यादा है, जिनके लीगल डिसीजंस लेने की कैपेसिटी ज़्यादा रही है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स और लीगल प्रोसेसेस को फॉलो करने में निकाला है। हम ऐसे लोगों को इलेक्शन ऑफिसर्स के रूप में लेकर आना चाह रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका इलेक्शन प्रक्रिया के ऊपर। चौथा पॉइंट जो हमारा है कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे हर इंस्टीट्यूट में एक एथिकल और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लीगल लॉ तो अपना डिफाइंड है, लेकिन आपको एथिकली कैसे बिहेव करना है, आपको सोशली कैसे बिहेव करना है, मॉरली कैसे बिहेव करना है, वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हम डेली कॉलेज में इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं और मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा। मैं डेली कॉलेज से जुड़े हुए सभी लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि उन गिने चुने लोगों को इन 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस से क्या आपत्ति है ना? तो और ये सवाल मैं सारे ओल्ड एलियंस के बीच में भी भेजना चाहूँगा और वो खुद अब हमारे सारे ओल्ड एलियंस पेरेंट्स सब बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं। उनको अभी तक जानकारी नहीं थी, शायद इसलिए मिसकंसेप्शन हो रहा था, लेकिन अब जानकारी होने के बाद मैं यही आरोप सामने वाले उन 6-7 लोगों के ऊपर लगाना चाहूँगा कि क्या आपको मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट पे दिक्कत है, क्या आपको फेयर इलेक्शंस के ऊपर दिक्कत है, क्या आपको ओल्ड एलियन के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने पे दिक्कत है, क्या आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल करने पे दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत है तो हम आपसे लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ वो गलत नहीं है। मैं डेली कॉलेज को एक बेहतर जगह पे, बेहतर स्थिति पे पहुँचाने की मेरी जो सोच है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। तो मुझे मेरे संज्ञान में पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरी विजय तय है। 150 साल पुराना डेली कॉलेज इंदौर की पहचान नहीं बल्कि गौरव भी है। कहा जाता है विरासत जितनी बड़ी होती है, आरोप भी उस पर उतने ही ज़्यादा होते हैं। तमाम आरोपों के सवालों के जवाब आज हमारे साथ विक्रम सिंह पवार जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा काम है सवाल करना, जवाब लाना, सच्चाई तक पहुंचना, जिसके लिए हम लगे रहते हैं। 10 सूत्र के लिए मैं राहुल दवे। फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे पर, नए सवाल, नए आरोप, नए किसी जवाबदेही व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।